Assalamualaikum. In lipoprotein metabolism, today we will discuss about the metabolism of high density lipoproteins. इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स का वन बाय वन मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया। आज हम उसकी लास्ट टाइप जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स उसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो कैसे होती है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है इसकी सिंथेसिस दो चीज़ों के अंदर होती है, दो ऑर्गन्स के अंदर होती है। उनमें से एक लीवर है और दूसरी इंटेस्टाइन है। लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। अब मैंने इंटेस्टाइन के अंदर लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस को डिस्कस नहीं करना, मैंने सिर्फ लीवर के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस डिस्कस करनी है, क्योंकि जिस तरह लीवर के अंदर उसकी सिंथेसिस होती है बिल्कुल सेम ही इंटेस्टाइन के अंदर उसकी सिंथेसिस होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं लिपिड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की लीवर के अंदर सिंथेसिस। जैसा कि हमें पता है कि लिपोप्रोटीन्स के अंदर एक लिपिड कंपोनेंट है और एक प्रोटीन कंपोनेंट है। लीवर चूंकि वो जगह है जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है, इसीलिए लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए जो लिपिड्स चाहिए वो लीवर के अंदर मौजूद होते हैं। अब इन लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स को अटैच करके हमने लिपोप्रोटीन्स जब बनवानी है तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए प्रोटीन, एपोप्रोटीन। तो वो एपोप्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है कि लीवर के अंदर ये है हिपैटोसाइट है, उसके अंदर होता है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, उन्होंने एक एपोप्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, एपो A1। जब एपो A1 सिंथेसाइज हो जाती है तो उसके बाद ये एपो A1 क्या करती है कि ये इन लिपिड्स के साथ जाकर कंबाइन कर जाती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कैसे बनते हैं कि उसके लिए जो लिपिड्स चाहिए वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज पहले से मौजूद हैं, और इसी तरह जब इंटेस्टाइन के अंदर उसकी सिंथेसिस होगी तो उसके लिए जो लिपिड्स रिक्वायर होंगे वो डाइट से आएंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, चाहे वो हिपैटोसाइट के अंदर हो या इंटेरोसाइट के अंदर हो, उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स ने एक एपोप्रोटीन सिंथेसाइज करनी है जिसका नाम है एपो A1। ये एपो A1 जो है ये मोस्ट अबंडेंटली पाई जाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर। इसके अंदर कुछ मज़ीद एपोप्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन उसमें से 70% जो है वो एपो A1 पाई जाती है। जब एपो A1 सिंथेसाइज हो गई तो ये इन लिपिड्स के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाएगी? ये बनाएगी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स लीवर के अंदर भी सिंथेसाइज हो जाएंगे और इंटेस्टाइन के अंदर भी सिंथेसाइज हो जाएंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जब लीवर के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इन पर दो मज़ीद एपोप्रोटीन्स अटैच करवाई जाती हैं। सपोज ये एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, उस पर ये एक एपो A1 लगी हुई है, एपो A1 लगी हुई है। तो जब ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स लीवर के अंदर सिंथेसाइज हो गया तो इस पर दो मज़ीद एपोप्रोटीन्स अटैच करवाई जाती हैं। उनका नाम क्या है? एक है एपो C2 और एक एपो E। तो इस पर दो मज़ीद एपोप्रोटीन्स अटैच होंगी, एपो C2 एंड एपो E। अब ये हमारे पास बन चुका है नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये नेसेंट क्यों है? क्योंकि ये फंक्शनली इनकम्प्लीट है, और इसको हम डिस्कॉइडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब नेसेंट फॉर्म में होता है तो इसकी शेप डिस्क लाइक होती है, इसलिए इसको हम नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। जो इंटेस्टाइन से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनता है, डिस्क शेप, उस पर सिर्फ एक एपोप्रोटीन अटैच होती है,
ApoA1, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ ApoA1 की सिंथेसिस होती है, बाकी जो ApoC2 और ApoE हैं ये लीवर के अंदर होती हैं। तो जब लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो लीवर साथ उनके वो मज़ीद जो एपोप्रोटीन है ApoE और ApoC2 भी अटैच करवा देता है, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। तो जब कभी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसिस होती है तो ये वहाँ से मूव करता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जब जाता है तो लीवर फिर इस इंटेस्टाइन के अंदर बनने वाले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पर ApoE और ApoC2 अटैच करवा देता है और फाइनली नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बन जाता है। तो ये उसकी सिंथेसिस थी जनरल। एज वी नो कि लिपोप्रोटीन्स के अंदर एक लिपिड कंपोनेंट होता है और एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है। इसकी सिंथेसिस हमने कहा कि इंटेस्टाइन और लीवर के अंदर होती है। सो लीवर के अंदर जो लिपिड्स लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए चाहिए वो तो मौजूद होंगे, क्योंकि लीवर के अंदर लिपिड की सिंथेसिस होती है, और इंटेस्टाइन के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए जो लिपिड्स चाहिए वो डाइट से आएंगे। तो लिपिड कंपोनेंट दोनों जगह अवेलेबल है। अब हमने अगर लिपोप्रोटीन बनाना है तो हमें उसके लिए एपोप्रोटीन चाहिए। तो चाहे वो हिपैटोसाइट हो या इंटेरोसाइट हो, दोनों के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स एपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। उस एपोप्रोटीन का नाम है ApoA1। ये ApoA1 फिर जाकर उन मौजूद लिपिड के साथ कंबाइन करती है और एज अ रिजल्ट हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं इस पर सिर्फ एक एपोप्रोटीन नहीं होती, इस पर और भी एपोप्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उसमें से 70% ApoA1 होती है। जो दूसरी एपोप्रोटीन्स हैं उनमें ApoC2 और ApoE आ गई। ये दोनों एपोप्रोटीन्स लीवर के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती। सो लीवर के अंदर बनने वाले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पर लीवर बनने के फ़ौरन बाद ये दोनों एपोप्रोटीन्स अटैच करवा देता है, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर चूंकि ये एबिलिटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर बनने वाला हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पहले लीवर के अंदर जाता है और लीवर फिर उस पर दोनों एपोप्रोटीन्स को अटैच करवा के उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो करवा देता है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है, नेसेंट, चूँकि फंक्शनली इनकम्प्लीट है और इसकी जो शेप है वो डिस्क लाइक होती है। तो नेसेंट डिस्क लाइक शेप होती है इसकी, इसलिए हम इसको कहते हैं नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। अब ये नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद ये ब्लड के अंदर आ जाता है। ये मैंने एक वेसल ड्रा की है लार्ज, तो ये ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ये अब आ गया ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर आने के बाद इसके साथ होता क्या है, अब हमने देखना है कि इसका फंक्शन क्या है, कि वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन क्या है, जैसा कि हम काइलोमाइक्रॉन्स के मेटाबॉलिज्म में और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये दोनों बनते हैं लिपोप्रोटीन, चाहे काइलोमाइक्रॉन हो या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो, तो ये नेसेंट फॉर्म में होते हैं। ये जब ब्लड के अंदर आते हैं तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इनको दो प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, एक ApoC2 और एक ApoE। ये ApoE और ApoC जब काइलोमाइक्रॉन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के साथ आकर अटैच होते हैं तब वो फंक्शनली कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल इसका पहला फंक्शन ये है कि ये ApoC2 और ApoE का एक रिजर्वायर है। तो जब काइलोमाइक्रॉन ब्लड के अंदर होंगे या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ब्लड के अंदर होंगी तो ये उनको ये एपोप्रोटीन्स प्रोवाइड करेगा और उनको फंक्शनली कंप्लीट कर देगा, उनको एक्टिव कर देगा। उसमें हमने इन दोनों एपोप्रोटीन्स का अलग अलग फंक्शन भी डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कि ये जो ApoC2 है ये बेसिकली लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करती है, और लिपोप्रोटीन लाइपेज फिर जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो काइलोमाइक्रॉन हो या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हों तो उन पर एक्ट करके उनके अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन करवाता है। ये जो ApoE है, ApoE वो काइलोमाइक्रॉन का जो रेमनेंट आखिर में बच जाता है, और इसी तरह
इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उनकी जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसमें ये हेल्पफुल होती है। कैसे होती है, हम मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि जो काइलोमाइक्रोन रेमनेट और आईडीएल हैं ये सर्कुलेशन से रिमूव होते हैं, इनको लीवर अपटेक कर लेता है। तो वो कैसे अपटेक करता है कि लीवर की मेम्ब्रेन पर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम एलडीएल रिसेप्टर्स कहते हैं। वो एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं वो इस एपोई को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस तरह जो काइलोमाइक्रोन है और आईडीएल हैं वो सर्कुलेशन से लीवर में चले जाते हैं। तो पहला फंक्शन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का हुआ कि वो ApoC2 और ApoE का सोर्स है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, और जो कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो हमने आज डिटेल में डिस्कस करना है। तो उसका मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे, लेकिन मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसका जो फंक्शन है वो बेसिकली है क्या, कि जितने भी मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनसे ये कोलेस्ट्रोल को अपटेक करके लीवर को रिटर्न करता है, यानी रिवर्स कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्ट। जो दूसरे लिपोप्रोटीन्स थे वो लीवर से कोलेस्ट्रोल को पेरिफेरल टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन जो कोलेस्ट्रोल है ये पेरिफेरल टिश्यूज से कोलेस्ट्रोल को लीवर की तरफ रिटर्न करता है। इसका फंक्शन है रिवर्स कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्ट। तो आज हम देखते हैं कि रिवर्स कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह होती है। एक बार ये नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जब ब्लड के अंदर आ जाता है, सो ये उसकी शेप थी डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक शेप हो गई उसकी, और उस पर मौजूद ApoA1 ApoC2 और ApoE, ये 3 एपोप्रोटीन्स लगी हुई हैं। सर जब कभी सर्कुलेशन के अंदर ये आता है तो सर्कुलेशन के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं लेसिथिन कोलेस्ट्रोल एसाइल ट्रांसफेरेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, सपोज ये एक एंजाइम है, इसका नाम क्या है एलकैट, इसको हम कहते हैं एलकैट। एल से लेसिथिन, सी से कोलेस्ट्रोल, ए से असाइल और टी से ट्रांसफेरेज। एलकैट यानी लेसिथिन कोलेस्ट्रोल एसाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम सर्कुलेशन के अंदर कहाँ से आता है, ये एंजाइम सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद ये सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। सो ये सर्कुलेशन के अंदर मौजूद होता है पहले से। तो जब कभी ये नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स सर्कुलेशन के अंदर एंटर होते हैं तो ये एलकैट एंजाइम आकर इस नेसेंट डिस्कॉइडल HDL के साथ बाइंड कर जाता है, ये आकर उसके साथ बाइंड कर जाता है। जब ये उसके साथ आकर बाइंड करता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस HDL के साथ ये जो ApoA1 प्रोटीन लगी हुई है, ये ApoA1 प्रोटीन इस एलकैट को एक्टिवेट कर देती है। नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेशन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब कभी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सर्कुलेशन के अंदर एंटर हों तो ये उनके साथ बाइंड करता है, और जैसे ही उनके साथ बाइंड करता है तो ये ApoA1 प्रोटीन जो कि HDL पे लगी हुई थी ये इस एलकैट एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। सो अब एलकैट एंजाइम जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद है। अब ये जो पूरी जो चीज़ है, ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, ये जब कभी पेरिफेरल टिश्यूज़ से गुजरती है तो पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रोल को ये अपटेक कर लेती है और फिर उसको उसने लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं इनसे कोलेस्ट्रोल की अपटेक कैसे होती है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, कि ये जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं इनकी मेम्ब्रेन पर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं ABCA1 टाइप रिसेप्टर। कौन से, ABCA1। ये ABC जो है रिसेप्टर्स, ये एक फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स है जिसको हम कहते हैं ATP बाइंडिंग कैसेट रिसेप्टर्स, ATP बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन।
उसकी जो A1 क्लास है, उसकी जो A1 टाइप है, वो इस पेरिफेरल टिश्यूज की मेम्ब्रेन पर मौजूद होती है। तो जब कभी कोलेस्ट्रॉल इन पेरिफेरल टिश्यूज से के करीब से गुजरता है तो ये रिसेप्टर्स जो हैं इनकी मदद से ये कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कि टिश्यूज के अंदर हाई कंसंट्रेशन में मौजूद था, ये टिश्यूज से ट्रांसपोर्ट हो जाता है इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। सो वो कोलेस्ट्रॉल जो टिश्यूज के अंदर मौजूद था, इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ABCA1 टाइप रिसेप्टर्स टू द नेसेंट डिस्कॉइडल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब हुआ क्या कि ये हमारे पास एक डिस्क शेप हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उस पर ये एपो A1 लगी हुई, ये एपो C और एपो E लगे हुए, और ये वाला एंजाइम जो है ये लगा हुआ है एलकैट, जो कि अब एक्टिवेटेड फॉर्म में है। हुआ क्या कि ये जो कोलेस्ट्रॉल था टिश्यूज के अंदर, ये अब ट्रांसपोर्ट हो गया इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। ये कोलेस्ट्रॉल अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट हो गया। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें एपोप्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है और लिपिड्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। और उस जो लिपिड्स की कंसंट्रेशन है उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही कम होता है, फॉस्फोलिपिड्स लार्जली प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरीली जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर पाए जाने वाले लिपिड्स हैं उनमें जो प्राइमरीली लिपिड्स पाए जाते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स में भी फॉस्फेटाइडल कोलिन या लेसिथिन। सो इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है लेसिथिन। अब इस एंजाइम का नाम क्या है? एलकैट, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। As the name indicates, this enzyme will transfer a fatty acid from carbon number 2 of lecithin to cholesterol, resulting in cholesterol esters. जब कोलेस्ट्रॉल को एक फैटी एसिड मिलेगा तो वो फ्री कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर। तो ये जो एलकैट है ये इस कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करा देगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर। तो फ्री कोलेस्ट्रॉल जो कि टिश्यू से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के पास आया था वो उस पर लगे एलकैट के एक्शन के नतीजे में कन्वर्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स से। अब ये जो एक फैटी एसिड आकर कोलेस्ट्रॉल के साथ लगा है ये कहाँ से आया है? ये आता है उस लेसिथिन से, उस फॉस्फेटाइडल कोलिन से जो कि इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट है। जब उसमें से एक फैटी एसिड रिमूव हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लाइसोलेसिथिन के अंदर। किसके अंदर? लाइसोलेसिथिन। अब ये लाइसोलेसिथिन अब फ्री फॉर्म में आ गया ब्लड के अंदर। ये क्या करता है कि ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है और लाइसोलेसिथिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड टू द साइट ऑफ देयर यूजेज। जहाँ पर उनकी यूटिलाइजेशन होती है, जहाँ पर उनका कोई एक्शन है तो उस जगह पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके। तो वो कहाँ पर होता है वो हमारा कंसर्न नहीं है राइट नाउ। राइट नाउ वी आर कंसर्न ओनली विद रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। अब ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जब बन जाते हैं तो ये जब हमने लिपोप्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर देखा था तो हमने क्या कहा था कि जो उसकी कोर है उसके अंदर एक ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं और दूसरे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं। तो ये जब कभी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बन गए तो ये जाकर इस लिपोप्रोटीन की कोर के अंदर जमा होने लग जाते हैं और उसकी कोर के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स अकोम्युलेट होते जाते हैं। तो जब कभी उसकी कोर के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स अकोमुलेट होते जाते हैं तो उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है और डेंसिटी कम होती जाती है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? जब थोड़े से कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आए तो ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर था अब ये हो गया स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो गया। ये स्फेरिकल हुआ, उस पर ये क्या लगा था? ये एलकैट लगा है, ये एक एपो ई लगी हुई है, ये एपो सी लगी हुई है और ये एपो A1 लगी हुई है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं
ये अंदर कोर के अंदर अकोमुलेट होते जा रहे हैं और एज अ रिजल्ट उसका साइज बढ़ता जा रहा है। सो उस तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जब थोड़े से अकोमुलेट हो जाते हैं तो ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर था ये कन्वर्ट हो जाता है अब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर। सो इसको हम नाम देते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3 HDL3। सो नेसेंट डिस्कॉर्डल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से अब हमारे पास क्या बन गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3। अब इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3 के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स अकोमुलेट होते जाते हैं। जैसे ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज से गुजर रहा है तो हर जगह से कोलेस्ट्रॉल निकल के इनके पास आ रहा है और इस पर लगे एलकैट के एक्शन के नतीजे में वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और लाइसोलेसिथिन के अंदर। लाइसोलेसिथिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बाकी जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है वो इसकी कोर के अंदर आकर अकोमुलेट होता जाता है। सो ऐसे अकोमुलेट होते 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 इसका साइज बढ़ता रहता है। सो सबसे पहले बनता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3। सो जब कभी इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर मजीद कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आकर अकोमुलेट होते जा रहे हैं तो ये HDL3 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फिर HDL2 के अंदर। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3 जो है HDL3 ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स 2 के अंदर। अब ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 जो है ये जाकर ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह लीवर को ट्रांसपोर्ट करता है और इस पर इसकी हेल्प कौन करता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है इसकी सिंथेसिस होती है दो जगह पर, एक लीवर के अंदर और एक इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर के अंदर जो लिपिड्स चाहिए वो वहाँ सिंथेसाइज हो जाते हैं, जबकि इंटेस्टाइन के अंदर जो चाहिए वो डाइट से आ जाएंगे। तो इन दोनों जगह पर लिपिड्स मौजूद हैं। तो इन हिपैटोसाइट और इंटेरोसाइट के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स ने एक एपोप्रोटीन सिंथेसाइज करनी है जिसका नाम है ApoA1। ये ApoA1 जब सिंथेसाइज हो जाएगी तो ये वहाँ पर मौजूद लिपिड्स के साथ बाइंड करके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनाती है। लेकिन इसके लिए कुछ और एपोप्रोटीन्स भी चाहिए जैसा कि ApoC और ApoC2 और ApoE। ये दोनों एपोप्रोटीन्स लीवर के अंदर तो मौजूद होती हैं, लिहाजा जब कभी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लीवर के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है तो लीवर जो है ये दो मजीद प्रोटीन्स भी उस पर अटैच करवा देगा। लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। सो इंटेस्टाइन के अंदर बनने वाला हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पहले लीवर के पास जाएगा और लीवर उस पर दो मजीद एपोप्रोटीन अटैच करवाएगा, ApoC2 और ApoE। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, नेसेंट डिस्कॉर्डल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेसेंट डिस्कॉर्डल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब सर्कुलेशन में आएगा तो एलकैट जो है जो कि सर्कुलेशन में मौजूद था और इसकी तलाश में था कि कब ये आता है और मैं उसके साथ बाइंड करता हूँ, तो ये आकर उसके साथ बाइंड कर देगा। एलकैट जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड कर देगा। जैसे ही उसके साथ बाइंड करेगा तो उस पर लगी हुई ApoA1 जो है इसको एक्टिवेट कर देगी। सो अब ये जो एलकैट पहले इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेशन के अंदर मौजूद था अब वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ बाउंड है और एक्टिव है। जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये जो कम्प्लेक्स है ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है डिस्कॉइडल शेप, जब ये मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ से गुजरती है तो उनमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो है वो ABCA1 टाइप रिसेप्टर की मदद से सेल्स से निकलकर इनके पास आ जाता है और इस पर लगे एलकैट एंजाइम के एक्शन के नतीजे में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनते हैं और लाइसोलेसिथिन बनता है। जो लाइसोलेसिथिन है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं वो जाकर इनकी कोर के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स अकोमुलेट होते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और वो डिस्क शेप से स्फेरिकल होता जाता है। तो सबसे पहले कुछ अकोमुलेट होने के बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3 बनता है, फिर जब उसके अंदर मज़ीद अकोमुलेट होते जाते हैं तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 3 का साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ होता है और एज अ रिज़ल्ट हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 बन जाता है। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है HDL2 ये किस तरह बनती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 है ये आगे फिर मज़ीद जाकर कोलेस्ट्रॉल
को लीवर के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2 सिंथेसाइज हो जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। ये एक डिस्क शेप नेसेंट डिस्कॉइडल एचडीएल थी। जब ये पेरिफेरल टिश्यूज से पास हुई तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन गया, HDL2। अब ये जाकर लीवर की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करती है, क्योंकि लीवर की जो मेम्ब्रेन है इस पर हमारे पास एक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं SRB1 रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? SRB1 रिसेप्टर्स। ये SRB1 रिसेप्टर्स के साथ ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स 2 जो है ये बाइंड करता है, और ये रिसेप्टर की मदद से इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स मौजूद हैं वो इससे निकल के इन लीवर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर उसको या तो यूटिलाइज हो जाते हैं जैसा कि बाइल की सिंथेसिस में, या वो वहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर लिपिड की यूटिलाइजेशन भी होती है और लिपिड की जो रिमूवल है कोलेस्ट्रॉल की वो भी होती है। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स से जो है ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स अलग हो जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ फैटी एसिड लगा हुआ है। सो उस फैटी एसिड को रिमूव किस तरह किया जाता है? उस फैटी एसिड को रिमूव इस तरह किया जाता है कि जो लीवर की मेम्ब्रेन है इस पर एक एंजाइम होता है हिपैटिक लाइपेज। ये हिपैटिक लाइपेज क्या करता है कि इस HDL2 पर एक्ट करता है और उसके अंदर जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं उन पर एक्ट करके उनमें से फैटी एसिड को अलहदा करता है और फ्री कोलेस्ट्रॉल को अलहदा करता है। फिर फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है इसको लीवर अपटेक कर लेता है और फैटी एसिड इधर ही रह जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जब लीवर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर या तो बाइल एसिड की सिंथेसिस होती है या फिर वो बाइल में ही एक्सक्रीट हो जाता है। जब हिपैटिक लाइपेज HDL2 पर एक्ट करता है और उसमें से कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को रिमूव करा देता है तो एज अ रिजल्ट जो HDL2 है ये कन्वर्ट हो जाता है HDL3 के अंदर दोबारा, क्योंकि जब हम HDL3 से HDL2 बनवा रहे थे तो हमने मज़ीद कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ऐड करवाए थे। यूँ समझ लें कि ये जो HDL3 है और HDL2 है इसमें कंपोजिशन का सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ज़्यादा होते हैं और HDL3 के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स कम होते हैं। सो अगर हम कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ज़्यादा ऐड करवाएं तो HDL3 कन्वर्ट हो जाएगा HDL2 के अंदर। अब जो हिपैटिक लाइपेज है वो इस HDL2 पर एक्ट करके उसमें से कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स रिमूव कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट जो HDL2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा HDL3 के अंदर। तो इस तरह हिपैटिक लाइपेज जो है ये HDL2 को HDL3 में कन्वर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरीके से जो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है ये सारे का सारा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले HDL लीवर के अंदर बनता है, उसके बाद सर्कुलेशन के अंदर आता है, सर्कुलेशन के अंदर आने के बाद उस पर एलकैट एंजाइम जो है वो आकर अटैच होता है। एलकैट एंजाइम के अटैचमेंट के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है एलकैट। जब कभी ये HDL पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास से गुजरता जाता है तो उन टिश्यूज़ के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो है वो ABCA1 टाइप रिसेप्टर की मदद से उन टिश्यूज़ से निकलकर इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के पास जब वो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है तो एलकैट के एक्शन के नतीजे में वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं फिर जाकर कोर के अंदर अकोमुलेट होते जाते हैं, HDL3 बनता है और फिर HDL3 कन्वर्ट हो जाता है HDL2 के अंदर। और HDL2 जो है ये SRB1 रिसेप्टर जो कि लीवर की मेम्ब्रेन पर होते हैं उस पर जाकर बाइंड करता है, और बाइंड जब कर जाता है फिर इस पर हिपैटिक लाइपेज एक्ट करता है और हिपैटिक लाइपेज के एक्शन के नतीजे में इसके अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के अंदर, और वो फिर कोलेस्ट्रॉल जो है ये लीवर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर या तो बाइल की सिंथेसिस होती है बाइल एसिड्स की,
या फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल के अंदर रिलीज होके फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ हेपेटिक लाइपेज HDL2 जो है HDL3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दोबारा। अब इस सारे प्रोसेसेस के नतीजे में एक और चेंज भी आती है। जब हमने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये सिंथेसाइज होती हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से। जब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती हैं तो उसमें से ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो रिमूव होते हैं और मज़ीद कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं वो अटैच उसके साथ ऐड होते हैं, तब जाकर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में ट्रांसपोर्ट होती है। कैसे होती है कि ये सर्कुलेशन के अंदर VLDL मौजूद थे, इसने कन्वर्ट होना है LDL के अंदर। तो इसमें से जो कुछ हैं ट्राइग्लिसराइड्स उनको रिमूव होना चाहिए और इसके अंदर कुछ मज़ीद जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं उनको अटैच होना चाहिए। सो ये जो ट्राइसाइक्लिसरोल्स हैं इस VLDL से कहाँ जाते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो VLDL के अंदर आकर उसको LDL के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली हमारे पास आते हैं इस HDL से, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से। कि ये HDL क्या करता है कि इस वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से कुछ ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स ले लेता है और इसको कुछ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स प्रोवाइड कर देता है। सो एज अ रिजल्ट जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में। सो इस पूरे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट के नतीजे में कि लीवर से नॉर्मली लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इस केस में रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है HDL का। अब इस प्रोसेस के दौरान एक और चेंज भी आती है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ने जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होना है तो उसमें से कुछ ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स को रिमूव होना चाहिए और उसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स मज़ीद ऐड करने चाहिए। तो उसको मज़ीद कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन करता है, और उसके नतीजे में क्या करता है कि जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो भी अपटेक कर लेता है। अब इस रिएक्शन को जो कैटलाइज करता है वो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ट्रांसफर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ट्रांसफर प्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन की मदद से ही वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से टैग HDL को जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स HDL से VLDL को आते हैं। जब VLDL में ये चेंज हो जाती है तो वो LDL में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसके दौरान में एक चेंज आती है। तो ये सारी रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैंने अभी आपको बताई है। इस रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट जो है इसकी वजह से जो HDL है और एथेरोस्क्लेरोसिस है इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर प्लाज्मा के अंदर HDL की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस कम हैं। अब वो कैसे कि HDL की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस क्यों कम हैं? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस उस वक्त होती है जब वेसल के अंदर आकर ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है ये अकोमुलेट हो जाते हैं। सो अगर HDL की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में उन वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो कि कोलेस्ट्रॉल वेसल के अंदर जब ज़्यादा होता है तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये HDL क्या करता है कि ये उस कोलेस्ट्रॉल को जो कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में जो कि वेसल के अंदर अकोमुलेट हुआ है, ये HDL उसको दोबारा लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है और वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो जब कभी HDL ज़्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ये कम करता रहता है। यानी ये ऐसा एक एजेंट है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से रिमूव करके मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ जहाँ भी अकोमुलेट हुआ है और जो भी ये प्रॉब्लम काज करवा रहा है उन सब को ये रिलीव करता है कि उन सब टिश्यूज़ से जिनमें एक ब्लड वेसल भी है जहाँ पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है, उन सब टिश्यूज़ से ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और लीवर से फिर वो
फीसिस के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरह जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका और एथेरोस्क्लेरोसिस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर किसी बंदे के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में है तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस कम है, और जब एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस कम है तो इस तरह फाइनली जो हार्ट डिजीज़ हैं उनका चांस भी कम है। और अगर किसी के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कम हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस ज़्यादा है, और इसी तरह हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कम होने के नतीजे में हार्ट डिजीज़ का चांस ज़्यादा है। इसी वजह से कि इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करने के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की वजह से जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसको कहते हैं इट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। जो LDL है वो चूँकि ट्रांसपोर्ट करता है उधर से इधर पेरिफेरल टिश्यूज़ को, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं। सो ये कोलेस्ट्रॉल को अकोमोलेट करने में इन्वॉल्व होंगे। सो LDL जो है वो लो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन HDL जो है ये पेरिफेरल टिश्यूज़ से लीवर की तरफ दोबारा ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस इसकी वजह से कम हो गया। अब वो कौन कौन से दो आपको मैं एक तरीके बता दूं जिससे जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ाई जा सकती है। एक है एक्सरसाइज, कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी रिमूव होगा। सो इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है उसको अपना मामूल बनाएं ताकि हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंशन हो सके। सो इसीलिए एक्सरसाइज जो है वो हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंशन का एक ज़रिया है कि ये प्लाज्मा के अंदर HDL की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करती है, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा से कम होता है। दूसरा है ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन है इसका भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है HDL पर, तो ये भी प्लाज्मा के अंदर जो है HDL की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएगा और एज अ रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिमूव होगा। तो ये दो तरीके हैं, एक एक्सरसाइज हो गई और दूसरा ईस्ट्रोजन। इन दोनों तरीकों को यूज़ करते हुए HDL की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ाई जा सकती है और एज अ रिजल्ट हार्ट डिजीज़ कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। So this was all about the metabolism of high density lipoprotein। तो यहाँ हमारा लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म का टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर और फिर उन सारी की सारी टाइप्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो 1 by 1 डिस्कस किया है।